तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वे सभी इंडिस्ट्रिक्ट की बॉडी को दफन करी वाली जगह पर आ गए थे, जहां आकर उन्हें पता चला था कि इंडिस्ट्रिक्ट की बॉडी तो फॉक्स की है जो अभी तक मरी नहीं है। जिसके बाद इंडिस्ट्रिक्ट अपनी बॉडी में वापस चला जाता है और उन्हें ब्रॉन्ज कॉफिन के बारे में बताता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फॉक्स बताता है कि इस ब्रॉन्ज कॉफिन में हर 100 साल में लाइफ का मैजिस्टिक सर्ज होता है। अगले 7 दिन बाद ये मैजिस्टिक सर्ज फिर से होने वाला है। ये सुनकर सेन, किन्हान और मर्सी तीनों साथ में बोलते हैं कि कहीं ये जुआनजेव का ग्रैंड फेस्टिवल तो नहीं है। तब किन्हान कहता है कि सिटी में हर कोई को फील होता है कि जुआनजेव में यह सदियों पुरानी चली आ रही रस्म अजीब है, लेकिन यह उम्मीद नहीं किया था कि मैंने ये ब्रॉन्ज कॉफिन की चीजों को फुलफिल करने के लिए होगी। इस पर सेन कहता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये गलत है और जुआनजेव फेस्टिवल को समाप्त होना चाहिए। अब ये ब्रॉन्ज कॉफिन मेरा है और इन फ्लोटिंग पीक के अरेंजमेंट को तो देखो, ये सब एक साइड ही है। इन फ्लोटिंग पीक पर कई सारे छोटे छोटे घने माउंटेन हैं जो इसे राउंड शेप देते हैं, जो कि कंप्लीट है। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये गेम ऑफ रीबर्थ है और ये फ्लोटिंग पीक इंडिस्ट्रिक्ट नेस से पैदा हुई है। अगर इंडिस्ट्रिक्ट रिवाइव होगा तो गॉड ऑफ म्यूजिक का भी रिबर्थ होगा, लेकिन इंडिस्ट्रिक्ट के रिबर्थ होने पर भी गॉड ऑफ म्यूजिक नहीं जगा बल्कि लगातार सोता रहा, जिससे ये बिग टॉम पूरा का पूरा ड्रीम वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया ताकि उसकी बॉडी की रक्षा हो सके। जब तक मैं इस ब्रॉन्ज कॉफिन को हाफ डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। ये पुनर्जन्म का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। इस पर किन्हान सेन से कहता है कि ये बिग टॉम इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। इस पर सेन कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए इस रिबर्थ और फ्लोटिंग पिक को लेना जरूरी है। और अब वो फॉक्स को किन्हान को देखकर उस कॉफिन को अपने पास रखने के लिए लाइव डेथ की पावर का यूज कर यिन और यांग के सेकंड रिलम ब्रिज यिन यांग को समन करता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम तो मर चुके हो, तो मैं तुम्हें आसानी से ले सकता हूँ और तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उस कॉफिन को अपने पास रख लेता है। इस प्रोसेस में वो खुद थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। सेन के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन वो इसे कंप्लीट कर लेता है। सेन की इस पावर को देखकर किन्हान हैरान रह जाता है और कहता है कि वाह, क्या पावरफुल स्टोरेज इमॉर्टल वेपन है। उस कॉफिन के अपनी जगह से हटते ही वहाँ की जगह हिलने लगती है और जमीन के अंदर से ब्लड कॉर्प्स निकलता है, जिसे देखकर सेन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो सबके साथ एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। इतनी हॉरिबल सिचुएशन में भी किन्हान चुप नहीं रह सकता और वो कहता है कि ये ब्लड कॉर्प्स इतना बड़ा क्यों है। अरे भाई, सेन कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो इसे सब कुछ पता होगा। फिर भी वो अपने अंदाजे से बताता है कि ब्लड कॉर्प्स की बॉडी का ऑरा रेसेंटमेंट यानी कि असंतोष और नफरत से भरा है। इस टॉम में जिसे दफनाया गया था जरूर यह वही व्यक्ति होगा, इस टॉम का रियल ऑनर। तभी किन्हान कहता है कि यहाँ ब्लड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। ऐसा कहकर वो अपने नोज को कवर कर लेता है, लेकिन तभी ब्लड कॉर्प्स इनको ढूंढ लेता है और ये देखकर वे सभी यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते मर्सी ब्लड कॉर्प्स पे अटैक करती है, जिससे वहाँ धूल धूल हो जाती है। अब वो ब्लड कॉर्प्स मरा या नहीं ये देखने के लिए सभी वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वो कॉर्प्स मरता नहीं है और फिर से पीछा करने लगता है। और जब ये लोग उनके हाथ नहीं आते तो वो जोर जोर से उस ब्रिज पर अपने बड़े बड़े हाथ मारने लगता है। ये देख किन्हान कहता है कि ये क्या कर रहा है, ये कहीं सटिया वटिया तो नहीं गया है। अब इसको कौन बताए कि उसके पास दिमाग होता तो वो तुमको कब का पकड़ लिया होता। तभी मर्सी देखकर कहती है कि ये कॉर्प्स तो ब्रिज को तोड़ रहा है ताकि हम सब गिरकर मर जाए, और वो सबको जल्दी चैनल तक आने का कहती है। तभी ब्रिज टूटने लगता है और सेन किन्हान के साथ चैनल के इस पार आ जाता है, लेकिन बेचारा हमारा व्हाइट फॉक्स अभी भी अपनी छोटी छोटी टांगों से बहुत तेजी से भाग रहा होता है। और जैसे ही ब्रिज पूरी तरीके से टूटता वो छलांग लगाकर चैनल वाली साइड में लटक जाता है, लेकिन फिसलकर नीचे गिरने लगता है। तभी मर्सी अपनी पावर से उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद किन्हान फॉक्स से उसके ठीक होने का पूछता है। इसके बाद वे सभी वहां से वापस बाहर की ओर आने लगते हैं और चलते चलते वही शैडो वॉल वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक क्रोकोडाइल फेस शैडो पूछती है कि तुम प्रिंस टाइगर किंग को कहाँ ले गए। उसे देखकर मर्सी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। सेन मर्सी की ओर देखता है और फिर उस शैडो से कहता है कि टाइगर किंग मर चुका है। तब
तब वो शैडो कहता है कि वो अभी मरा नहीं है क्योंकि मैं और टाइगर किंग प्रिंस जुड़वा है। अगर वो सच में मर गया होता तो अब तक मैं मर गया होता और मैं फील कर सकता हूँ कि वो चेंज हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्मिंग के थ्रू हायर लेवल में इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए मुझे भी उस जगह पर पहुँचा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप करके रखूंगा। और तुम्हें क्या लगा यह वही रास्ता है जिससे तुम पहले गए थे? नहीं, ये वो रास्ता नहीं है, यह मेरा कॉन्शियसनेस स्पेस है। बात बस इतनी सी है कि मैंने वही काम किया जो उस चैनल ने किया था ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तभी मर्जी उस वॉल के पास जाकर उसे टच करती है जिससे वहाँ स्क्रॉल के साथ वही बटरफ्लाई आ जाती है और उस स्क्रॉल के अंदर उस क्रोकोडाइल शैडो को ले लेती है। जिसके बाद मर्सी उस स्क्रॉल को रख लेती है। जिसके बाद सेन कहता है कि चलो बायू के पास चलते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।